नमस्कार, राजधानी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय अध्यक्ष। राजधानी लाइव में सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई 2 हफ्तों तक टाल दी है। हालांकि अब तक कोर्ट ने यथातिथ स्थिति रखने के आदेश जारी रखे हैं। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि सभी लोग एक दूसरे की दलीलों पर जवाब दें। हम सभी याचिकाओं पर नोटिस कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश के बाद भी कार्रवाई चलती रही है तो हम इसे भी गंभीरता से लेते हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया कि यथायथ स्थिति का आदेश सिर्फ दिल्ली के लिए है। इससे पहले याचिकाकर्ताओं के वकील दवे ने दावा किया कि यह मामला यहाँ संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व को दूरगामी प्रश्न उठाता है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में राष्ट्रीय महत्व क्या है, यह एक क्षेत्र के बारे में है। वकील दवे ने कहा कि बुलडोजर राज्य की नीति का एक उपकरण है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का सम्मान करते हैं, इसलिए जो 14 दिन के लिए एक स्टे लगा है इलीगल इंक्रोचमेंट हटाने को, उसको हम बिल्कुल मान रहे हैं। लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं, बुलडोजर फिर चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट कभी भी इलीगल इंक्रोचमेंट के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते। लेकिन यहाँ 2-3 बातें जो विपक्षी लोग जो झूठ मूठ का लोगों को डराने के लिए उछाल रहे हैं, मैं उस पर आपको स्पष्ट बता दूं कि 1731 कॉलोनियों को देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको इलीगल स्टेटस से हटा दिया है। अब आप लोगों से हमारी प्रार्थना है कि उन सब की रजिस्ट्री हो रही है, आप लोग अपना अपना प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करवा लीजिए। जो अवैध है संकट उसी पे होगा। इलीगल इंक्रोचमेंट अभी सड़कों पे चल रहा है। और मैं एक बात और बता दूं, हम 2017 में भी ऐसा नियम पास किए संसद में, जहां हमने तय किया है कि इतने समय तक बना हुआ घर वो नहीं तोड़ा जाएगा। तो किसी भी बहकावे में मत आए। इलीगल इंक्रोचमेंट एक सभ्य सुसंस्कृत समाज के लिए हमेशा ही बड़ा खतरा होता है, बड़ी परेशानी होता है। उस पे जो काम हो रहा है वो निश्चित रूप से आप लोग उसके सपोर्ट में खड़े होंगे। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी का जो मसला है वो पूरे देश में कोलाहल का विषय बना हुआ है और इसको लेकर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। तो फिलहाल तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी बने हुए हैं। राजीव, किस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और क्या कुछ अपडेट है इसमें, तमाम जानकारी आपसे चाहेंगे। के द्वारा कहीं ना कहीं पथराव किया जाता है, जहां की जाती है, कहीं ना कहीं तलवारें निकाली जाती है, यहाँ तक कि गोलियां भी चलाई जाती हैं जो पुलिसकर्मियों को लगी है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके की पूरी घटना को अंजाम दिया गया है तो दिल्ली पुलिस लगातार उसके अंदर अपनी जांच करती हुई नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से बात करें कि एमसीडी की तरफ से एक बुलडोजर चलाया गया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश भी दिया गया। कल उसकी सुनवाई थी और उस सुनवाई के दौरान कहीं ना कहीं एमसीडी को कह सकते हैं हलफनामा देने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया है कि एमसीडी ने बिगर नोटिस के या फिर कहें बिगर जानकारी के इस तरीके का बुलडोजर जो है, जो अतिक्रमण हटाने को लेकर कहा जा रहा है कि अतिक्रमण हटाने को लेकर बुलडोजर चलाया गया था, उस बुलडोजर की परमिशन किसने दी थी, किस तरीके से ये सारी कार्रवाई की गई और यहाँ तक कि कितने लोगों को कह सकते हैं फुटपाथ से हटाया गया, इसकी जानकारी जो है वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को लेकर एमसीडी को 2 हफ्ते का समय दिया और 2 हफ्ते तक जो बुलडोजर है यानी कि वो रुका रहेगा। जिस तरीके से मनोज तिवारी ने कहा कि बुलडोजर रुकेगा नहीं, कुछ समय बाद फिर दोबारा से बुलडोजर चलाया जाएगा और जिससे इस तरीके से कह सकते हैं दिल्ली की जो अवैध कॉलोनियां हैं या फिर कहें जो फुटपाथ पर कब्जा किया हुआ लोगों ने या फिर अतिक्रमण जो लोगों ने किया हुआ है उसको हटाने के लिए लगातार केंद्र सरकार के द्वारा या फिर कहें एमसीडी के द्वारा लगातार कार्रवाई की जाएगी, इसकी स्पष्टता बिल्कुल कर दी गई है। दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष जो है उन्होंने भी इसके तरीके की जानकारी दी। कल प्रेस वार्ता के अंदर मनोज तिवारी है अपने स्टेटमेंट के अंदर वो भी यही कह रहे हैं कि बुलडोजर जो है वो रुकेगा नहीं, कुछ समय बाद जरूर चलेगा। जी लेकिन राजीव, जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है और अब जो मामला वो है वो अवैध
बिल्डिंग्स को लेकर है, वहाँ पर अवैध तरीके से जिस तरीके से बसाया गया था, लेकिन यह मामला कहीं ना कहीं धार्मिक राजनीति का भी शिकार होता नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा है इसमें। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से धार्मिक कह सकते हैं कि शोभा यात्रा के अंदर जिस तरीके से कहीं ना कहीं हनुमान जयंती के उस उपलक्ष्य में जिस तरीके से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उसको कहीं ना कहीं जिस तरीके से कह सकते हैं घटना को अंजाम दिया गया, उसमें तोड़फोड़ की गई, यहाँ तक कि अजली की गई, यहाँ तक कि गाड़ियों को नुकसान किया गया, उसके अंदर कहीं ना कहीं पुलिस जांच के अंदर ही स्पष्ट हो पाएगा कि सच्चाई क्या है। मगर दिल्ली पुलिस की जो टीम है अभी तक दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के अंदर सी ब्लॉक के अंदर लगातार मौजूद है। यानी 16 तारीख से ही लेकर दिल्ली के अभी के जहांगीरपुरी के इलाके के अंदर लगातार पुलिस जो है वो छावनी के तौर पर मौजूद है और लगातार उसकी जांच भी की जा रही है, आरोपियों को पकड़ा भी जा रहा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति होती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं आरोप लगाया जाएगा कि भाजपा ने ही निगम के अंदर बैठे हुए ही लोगों को इस तरीके के अतिक्रमण करने के लिए अनुमति दी गई थी। मगर भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार जो है बांग्लादेशियों को और रोहिंग्याओं को जिस तरीके से शरण दे रही है, बिजली फ्री दे रही है, पानी फ्री दे रही है, उससे कहीं ना कहीं जो बसाने की जो प्रक्रिया है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से दिया गया। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप है उससे तो सिर्फ यही लग रहा है कि राजनीतिक पहलुओं को सिर्फ गर्म किया जा रहा है, ना कि जनता के लिए कुछ सहायता दी जा रही है। मगर जिस तरीके से आरोपियों की बात करें तो आरोपियों के लिए दिल्ली पुलिस जो है वो अपनी धरपकड़ बिल्कुल करती नजर आ रही है। केस भी कर दिए गए हैं, लगातार कोशिश भी की जा रही है। लगभग 23 लोगों को इसके अंदर गिरफ्तार भी किया गया है। जो मास्टरमाइंड है उनकी भी गिरफ्तारी की जा चुकी है और भी सुराग ढूंढने की कोशिश की जा रही है। मगर जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई थी उसको जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 हफ्ते के लिए रोका गया है, और मनोज तिवारी की बात करें या फिर आदेश गुप्ता की बात करें या फिर भाजपा के और नेताओं की बात करें, उनकी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट किया जा रहा है कि भाजपा का जो कह सकते हैं एमसीडी का जो बुलडोजर है वो रुकने वाला नहीं है। दिल्ली की चाहे वो किसी भी कॉलोनी की बात करें और दिल्ली आदेश गुप्ता की बात करें तो आदेश गुप्ता की तरफ से बिल्कुल कहा गया कि जहांगीरपुरी इलाके के अंदर ये 7वीं बार कार्रवाई की गई थी, ना कि कोई पहली बार कार्रवाई की गई थी। जी बिल्कुल राजीव, तो हम जानकारी के लिए, साथ ही आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। तो चलिए रुका लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें खबर चंडीगढ़ से है, जहां नवनियुक्त पीसीसी अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावणी और कार्यकारी अध्यक्ष भारत भूषण आसू आज थोड़ी देर में कांग्रेस भवन सेक्टर 15 में पदभार ग्रहण करेंगे। ताजपोशी समारोह में शिरकत करने के लिए पूर्व प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के पैटर्न को अपनाया है, तो वहीं सिद्धू, बंडिंग और आशू के पदभार ग्रहण समारोह में शिरकत तो करेंगे, लेकिन वह शक्ति प्रदर्शन करने से भी नहीं चुकेंगे। अब देखना होगा कि आज का यह पदग्रहण समारोह कितना खास होता है कांग्रेस के लिए। तो आज कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष पंजाब का मिल जाएगा, और इसी को लेकर आपको बता दें कि लगातार चर्चाएं चल रही थीं और बाद में अमरिंदर सिंह राजा बंडिंग पर भरोसा जताया कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व में और उन्हें पीसीसी चीफ बनाने का निर्णय लिया। तो वहीं इसी को लेकर कई बार अपना इस्तीफा सौंप चुके नवजोत सिंह सिद्धू को अपनी कुर्सी खाली करनी पड़ी थी। हालांकि अंतर कलह का शिकार होती हुई कहीं ना कहीं 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस होती हुई नजर आई, जिसका नतीजा है कि आज उसे विपक्ष में बैठना पड़ा है। अमरिंदर सिंह राजा बंडिंग को आज नियुक्त किया जाएगा, थोड़ी देर में पदभार संभालेंगे, लेकिन अब कांग्रेस के सामने जो चुनौतियां हैं उनसे आखिर अमरिंदर सिंह कैसे निपटेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। तो पंजाब में कांग्रेस का डामाडोल होता हुआ नजर आ रहा है, और इसी को लेकर अब कांग्रेस में जिस तरीके से फूट पड़ती हुई दिख रही थी वो साफ तौर पर नजर आई है। और अब साफ तौर पर नजर आने के बाद अगर बात की जाए तो अमरिंदर सिंह राजा बंडिंग आज पदभार संभालेंगे और उनके सामने कई चुनौतियां हैं। कई चुनौतियां जो हैं उन पर बात की जाए तो सबसे पहली चुनौती उनके लिए कांग्रेस को एक साथ लेकर चलने की कोशिश की जाएगी। साथ ही जिस तरीके से अब विपक्ष में बैठे हैं तो विपक्ष में जनता के मुद्दे किस तरीके से उठाए जाएंगे। साथ ही सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि पंजाब जैसे राज्य में कांग्रेस जिस तरीके से 63 सालों से राज कर रही थी उसमें अब कांग्रेस 2027 की तैयारी में लगेगी।
और आम आदमी पार्टी उसके सामने एक बड़ी चुनौती है। तो अमरिंदर सिंह राजा बंडी का थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह 8:30 के आसपास उनका ये शपथ ग्रहण समारोह है। और शपथ ग्रहण समारोह में एक खास बात देखने वाली होगी कि आखिर कौन कौन से चेहरे शामिल हुए हैं। तो कांग्रेस के लिए पंजाब में खुद को संभाल पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव में फूट खुलकर सामने आई है, कहीं ना कहीं बड़ी बात है। और शायद यही वजह है कि आज कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। उसके बाद 5 राज्यों में जिनमें विधानसभा चुनाव हुए थे, कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस्तीफे मांगे थे सभी प्रदेश अध्यक्ष के, और उसी को लेकर इस्तीफों के साथ साथ आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू को भी अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा था। तो अब जो कांग्रेस की कमान है वो पंजाब में अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग के हाथ में होगी, और आज उनका पदभार समारोह है। फिलहाल हमारे साथ अमित कुमार, हमारे संवाददाता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। अमित, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? कौन कौन से चेहरे हैं जो आज इसमें शामिल होने को देखने को मिल सकते हैं? साथ ही जिस तरीके से कांग्रेस में फूट पड़ती हुई नजर आ रही, कहीं ना कहीं अभी भी जब चन्नी साहब सीएम थे तो भी सिद्धू उनको टारगेट करते रहते थे, लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी की सरकार है तो लगातार टारगेट कर रहे हैं सिद्धू साहब, और अब उनके सामने अमरिंदर सिंह राजा बंडिंग एक नया गुट बन के उभरा है। क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? अमित, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए अमित से जुड़ने की कोशिश की जाएगी। तो आज अमरिंदर सिंह राजा आज पदभार संभालेंगे, और इसी को लेकर आज कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। तो चलिए रुक लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर यूपी में विगत 5 सालों में प्रदेश की सुदृढ़ कानून व्यवस्था का एक मॉडल प्रस्तुत किया गया है। प्रदेश से संगठित अपराध समाप्त हो चुका है। अवैध रूप से अर्जित 2081 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। तो वहीं उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी कैबिनेट मंत्री अब फील्ड में जाएंगे। कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 18 मंडलों की 18 टीम गठित की जाएगी, जो 18 सप्ताह के लिए कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। ये टीम हर मंडल में 72 घंटे का प्रवास करेगी, अलग अलग जनपदों का भ्रमण करेगी, लोगों से मिलेगी, व्यवस्था की पड़ताल करेगी, संभावनाओं की परख करेंगी। तत्पश्चात 75 जिलों के नोडल अधिकारी इन टीमों की रिपोर्ट लेकर 15 दिनों के अंदर क्रियान्वयन की योजना प्रस्तुत करेंगे। तो बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब से कुर्सी संभाली, चाहे वो हम 2017 से 22 के कार्यकाल की बात कर लें या 2022 के बाद की कार्यकाल की बात कर लें, योगी सरकार 2.0 की बात कर लें, लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब धरातल पर कैबिनेट मंत्री जाएंगे और चीज़ों को समझेंगे और परखेंगे और जानेंगे, और उसके बाद एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि 2000 करोड़ के आसपास अवैध संपत्ति भी यूपी में जब्त की गई है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए थे। और उसके बाद अब लगातार कैबिनेट मंत्री अब फील्ड में जाएंगे और वहां पर चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, परखेंगे, और फिर उसके बाद एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
तो ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। तो जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब से कुर्सी संभाली लगातार वो एक्शन मोड में आ रहे हैं, तो अब उन्होंने ये निर्देश दिया है सभी कैबिनेट मंत्रियों को फील्ड में जाएंगे और उसके बाद वो वहाँ की समस्याओं को समझेंगे, चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद वहाँ पर जिस तरीके से जो भी कमियां हैं उनको पूरा किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट फिलहाल तैयार की जाएगी और शासन को सौंपी जाएगी। फिलहाल तो हम अपडेट्स और जानकारी के साथ जितेंद्र चौहान हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, किस तरीके से अब ये नई रणनीति तैयार की गई है? क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में रहते हैं, अब कैबिनेट मंत्रियों के ऊपर ये एक्शन लिया गया है और कहीं ना कहीं निर्देश दिए गए हैं कि अब जमीनी स्तर पर आपको जाकर चीज़ों को समझना है। जितेंद्र, देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं और कई विभागों का प्रेजेंटेशन रोज कर रहे हैं। तो वहीं इसी क्रम में मंत्रिपरिषद के समकक्ष कारागार, होमगार्ड और सचिवालय प्रशासन समेत नियुक्ति एवं कार्मिक विभागों की कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने किया गया और साफ तौर से कहा जा सकता है कि 5 वर्षों में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया गया अधिकारियों के सामने और प्रदेश में संगठित अपराध जो लगातार हो रहे थे उनको समाप्त करने के लिए कहा गया है और अवैध रूप से अर्जित लगभग 2081 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त अभी तक सरकार कर चुकी है, जो कि माफियाओं और भूमाफियाओं द्वारा, अपराधियों द्वारा जो सरकारी जमीन है उनको कब्जा में किया गया था और लगभग 25 करोड़ की प्रदेशवासियों की सुरक्षा को सम्मान के लिए सरकार 24 घंटे तत्पर, ऐसा कई प्रेजेंटेशन किया गया। और वही विपक्ष पे भी हमला किया क्योंकि पिछली सरकारों में जिस तरह समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन्हें पिछली सरकारों पर भी निकाल आते हुए कहा कि शरारत ढंग से पीएससी की 54 कंपनियों को खत्म करने का काम किया था पिछली सरकार ने और अब उन जो बटालियन जो समाप्त हो चुकी थी उनको पुनः डिलीट करने के लिए करने का लगातार काम किया जा रहा है और नई बटालियन की भी शुरुआत की जा रही है। वही बात की जाए तो कारागार सुधार एवं उसके विकास कार्यों को भी कहा गया है कि कारागार में सुधार है उस पर काम किया जाए। साथ ही सचिवालय में जो कहा जाता है कि जो ठग आते थे उन पर रोक लगाने के लिए पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोई भी यहाँ पर काम दिलाने के नाम कोई भी प्रवेश ना करे। साथ ही नई महिला बटालियन बनाने का काम किया जाए और यूपी में 112 रिस्पॉन्स टाइम को और कम करने का काम किया क्योंकि अभी तक जो 112 की जो तैयारी की पहुंचती थी, डायल 112 की जो गाड़ियां पहुंचती थी वो 10 मिनट का समय था, उनको कहीं न कहीं 10 मिनट तक लाने का क्योंकि 15 मिनट समय था उसको 10 मिनट करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के क्रम में मिर्जापुर हो, जालौन हो, बलरामपुर हो, उससे एक महिला बटालियन बनाने का भी निर्देश दिया। ऐसे कई चीजें बताई हैं कल आपका प्रेजेंटेशन के दौरान और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देशित किया है अधिकारियों को। तो इसमें आखिर क्या कुछ रणनीति है, किस तरीके से, क्या सभी कैबिनेट मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं या चुनिंदा कैबिनेट मंत्री अपने अपने फील्ड में जाएंगे? देखिए, कल कारागार मंत्री थे, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर भी मौजूद थे और प्रमुख सचिव गृह समेत तमाम अधिकारी, सुरक्षा व्यवस्था हो, कारागार में सुधार हो, उन सब पे कहीं न कहीं ध्यान रखा जा रहा है और उस पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेजेंटेशन के दौरान सुनी और उन चीजें जो खामियां थी उन खामियों को पूरा करने के लिए कहा गया और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का भी निर्देश दिया गया। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए क्योंकि संकल्प पत्र में भी भारतीय जनता पार्टी का वादा है, उसको पूरा करना है, 100 दिन की कार्य योजना भी तैयार करनी है। तो सभी की लगातार मुख्यमंत्री विभागों के साथ प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, बैठक देख रहे हैं और कल भी ये बैठक हुई थी और आज फिर बैठक होगी। तो कहीं ना कहीं हर विभाग की समीक्षा कर रहे हैं कि कहाँ पर कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने का काम सरकार करेगी। बिल्कुल जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए, साथ ही आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर गरज रहा है और उसी को लेकर अब आपको बता दें कि सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, साथ ही जो भी कैबिनेट मंत्री थे उनको भी निर्देश दिए हैं। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ ईडी ने गुरुवार को 5000 पेज की चार्जशीट दायर की है। यह मामला डॉन दाऊद इब्राहिम के परिवार से जमीन खरीदने से जुड़ा है। परिवर्तन निदेशालय ने विशेष पीएमएलए अदालत ने आरोप पत्र पेश किया है। ईडी के अधिकारी लोहे के बॉक्स में चार्जशीट की कॉपी लेकर अदालत पहुंचे। उन्होंने एक एक करके मालिक के खिलाफ लगे आरोपों को बताया। मालिक को 23 फरवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल वे मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं। चार्जशीट में ईडी ने नवाब मलिक के अलावा सॉलिडस इन्वेस्टमेंट
प्राइवेट लिमिटेड, मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नाम दाखिल किए हैं। इस मामले में पहली चार्जशीट है। मलिक पर दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर मुंबई के कुर्ला में मुनीरा प्लम्बर की पैतृक संपत्ति को हड़पने और आधिकारिक साजिश रचने का आरोप है। इसके अलावा ईडी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में मलिक के खिलाफ जांच कर रही है। तो नवाब मलिक की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं कि जिस तरीके से 5000 पन्नों की चार्जशीट उनके खिलाफ दायर की गई है, और क्या है आखिर 5000 पन्नों की चार्जशीट में, समझना चाहेंगे हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र की मुंबई से जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, का कुछ अपडेट है इसको लेकर? क्या जिस तरीके से ईडी अब शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है नवाब मलिक पर? बिल्कुल प्रियव्रत जी, देखिए ईडी ने अपनी विशेष कोर्ट पीएमएलए कोर्ट में 5000 पेज की आज चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में नवाब मलिक और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए सभी आपराधिक मामले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की खुलासा किया है, जिसमें एक एक करके नवाब मलिक के ऊपर जो आरोप लगाए हैं उसको कोर्ट के सामने पेश किया गया। जानकारी दी गई कि किस तरह से नवाब मलिक ने हसीना पारकर, सरदार खान, सलीम खान के साथ मिलकर इस तरह के जो है आपराधिक साजिश रचे। उसके बाद जो है जो जमीनी विवाद था उसको जो है लिया गया। खासकर इस तमाम मामलों में जुड़े जो पैसे आए उसको टेरर फंडिंग के जरिए जो है पहुंचाया गया, जिसमें दाऊद इब्राहिम जो है पूरे पैसे का टेरर फंडिंग के जरिए उपयोग करता था। इस तरह का खुलासा किया है। सत्यप्रकाश, क्या कुछ तार और अभी मिल सकते हैं ईडी को? बिल्कुल, देखिए ईडी लगातार इस जांच में लगी है कि इस साजिश के पीछे और कितने लोगों का हाथ है। फिलहाल यह जानकारी मिली है कि ईडी ने अब तक 6 से 7 लोगों का नाम का खुलासा किया है, जिसमें हसीना पारकर, सरदार खान, सलीम पटेल सहित तमाम लोगों के नाम शामिल है। खासकर जिस तरह से सॉलिड इन्वेस्टमेंट कंपनी का नाम सामने खुलकर आया था, इस कंपनी के जरिए जो है मुनीरा प्लम्बर की जो है प्रॉपर्टी को हड़पने का आरोप है। इस प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए नवाब मलिक और उनके परिवार के लोगों ने मिलकर एक आपराधिक साजिश रची थी, जिसमें हसीना पारकर का भी हाथ है। इसके अलावा सरदार खान जो 93 का बम ब्लास्ट का आरोपी है, उसको भी उससे भी मिलकर यह जमीन हड़पने का जो मिलीभगत की गई है, इसमें इन तमाम नामों का खुलासा किया गया है। जानकारी है कि 2.75 एकड़ जमीन को इन लोगों ने अब तक 11.27 में करोड़ में इसका जो है इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि इतने का मुनाफा कमाया है। तो इस पूरे मामले की जांच जो है कहीं न कहीं ईडी कर रही थी, जिसमें 4 दाखिल की गई है। प्रकाश, जिस तरीके से नवाब मलिक एक मंत्री हैं और एक नेता हैं फिलहाल, लेकिन जिस तरीके से उनकी ये जो हरकतें सामने आई हैं, इससे कहीं ना कहीं राजनीति पर भी सवालिया निशान होते हुए उठ रहे हैं, क्योंकि अब राजनीति का अपराधीकरण अगर कोई छवि होती है तो वो नवाब मलिक से सीखना होगा। बिल्कुल, देखिए जो जमीन घोटाला किया गया है 2003 से 2005 के दरमियान किया गया है। कुर्ला में यह जमीन जो है खरीदी गई थी, जिसमें यह मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल मंत्री के बनने के बाद जो पूरा ये आरोप जो है कहीं कहीं सामने आया, क्योंकि मुनीरा प्लम्बर और उनकी माँ मरियम बेगम ने भाई ने जो आरोपों का खुलासा किया था, इसके बाद जो पूरा मामला प्रकाश में आया और नवाब मलिक के ऊपर जो है मामला आखिरकार ईडी के पास पहुंचा। फिलहाल इस पूरे मामले में ईडी ने जो खुलासा किए हैं, उससे नवाब मलिक के आने वाले समय में और भी मुश्किलें बढ़ने वाली। लेकिन सत्यप्रकाश, जिस तरीके से 5000 पन्नों की ये चार्जशीट बताई जा रही है और लोहे के बॉक्स में लेकर ये पहुंची थी चार्जशीट पुलिस के द्वारा, तो ऐसे में तमाम सवाल जो हैं वो और गहरा जाते हैं कि आखिर 5000 पन्नों की जो चार्जशीट है वो नवाब मलिक के लिए कितनी मुश्किल भरी होने वाली है। बिल्कुल प्रियव्रत जी, 5000 पन्नों की यह चार्जशीट लोहे के बॉक्स में ले जाते हुए दिखे और सीधे तौर पर पीएमएलए कोर्ट में तमाम आरोपों के बारे में जानकारी माननीय कोर्ट को दी गई। इसके अलावा जिन आरोपियों के नाम इस पूरे मामले में लिए गए हैं चार्जशीट के जरिए, उनमें हसीना पारकर, नवाब मलिक, उसके अलावा सॉलिड इन्वेस्टमेंट कंपनी के तमाम लोग, जिसमें नवाब मलिक के परिवार से जुड़े हुए लोग भी हैं। 93 के बम ब्लास्ट के आरोपी सरदार खान, सलीम पटेल, उसके अलावा मुनीरा प्लम्बर के
से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं उनके भी नाम शामिल हैं। ऐसे में ईडी जब अब पूरे इस मामले में एक एक करके जो है खुलासा किया है, जाहिर सी बात है 5000 पन्नों में नवाब मलिक से जुड़े हुए तमाम मनी लॉन्ड्रिंग, जमीन घोटाला, आपराधिक साजिश और टेरर फंडिंग का जिक्र किया गया है, जिसमें नवाब मलिक ने जो पैसे दिए हैं हसीना पारकर को, हसीना पारकर ने सीधे दाऊद इब्राहिम को यह पैसे पहुंचाए हैं। दाऊद इब्राहिम इस पैसे का टेरर फंडिंग के जरिए उपयोग करता है। यानी कि बहुत बड़ा ये रैकेट का खुलासा ईडी ने किया अपने चार्जशीट के जरिए। जाहिर तौर पर आने वाले समय में एक बार फिर से नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ने वाली। लेकिन नवाब मलिक की अगर बात कर ली जाए तो नवाब मलिक पर जिस तरीके से आरोप लगाया गया है, इससे कहीं ना कहीं सरकार भी निशाने पर है। लेकिन कि इतना बड़ा आखिर घोटाला कैसे हो गया, आखिर अभी तक सरकार क्यों शांत रही इस तमाम मुद्दे पर? बिल्कुल, देखिए सरकार तो अभी बनी है, लेकिन ये पूरा मामला 2003-2005 से चल रहा था। लेकिन सरकार के बनने के बाद ही पूरा मामला प्रकाश में आया, क्योंकि विपक्ष जिस तरह से हमलावर है महाराष्ट्र में, विपक्ष पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से नवाब मलिक का मंत्री पर जाए। लेकिन अब उनको जेल में होने के बाद भी पहला मौका है कि नवाब मलिक अभी भी मंत्री बने हुए हैं, तो जाहिर तौर पर एक बड़ी बात है। लेकिन इतने बड़े आरोपों के खंडन के बाद भी, जानकारी मिलने के बाद भी, अगर कहीं न कहीं महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री बने रहते तो जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। राजधानी लाइव में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए एनबी न्यूज। के बाद राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर, जहां पर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा के 2 दिन दौरे पर रहेंगे। इस दौरान यहां पहले भी नड्डा नगरोटा में शो कर चुके हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि यह टो भी लेंगे कि कांगड़ा का आखिर मूड क्या है। हिमाचल की 68 सीटों वाली विधानसभा में सबसे ज़्यादा 15 सीटें यहां से आती हैं। बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 11 सीटें जीती हैं। दरअसल माना जाता है कि कांगड़ा जीतने वाला सत्ता बनाता है और कांगड़ा ने इसी किले को 2017 से भी बेहतर अंदाज से जीत की रणनीति बनाई है। तो इस साल के 2022 के अंत में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में आखिर क्या कुछ तैयारियां हैं बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी सत्ता में है और सत्ता को खोना नहीं चाहती, इसी को लेकर लगातार जेपी नड्डा से लेकर शीर्ष नेता तमाम तैयारियों में लगे हुए हैं और जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ शिमला से जुड़ चुकी हैं। टीना, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, जिस तरीके से अब जेपी नड्डा लगातार दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और अगर बात की जाए तो पिछले 1 महीने के दौरान उनका दूसरा दौरा है, कहीं ना कहीं अहम जो दौरा है उनका 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति आखिर जिस तरीके से तैयार की जा रही है? जी प्रियव्रत, आपको मैं बताऊं कि जेपी नड्डा का जो हिमाचल का जो दौरा है ये दूसरा दौरा है। इससे पहले शिमला में वो एक बैठक और एक रोड शो कर चुके हैं। जो ये कांगड़ा में आज जो रैली होने जा रही है भाजपा की, इसे माना जा रहा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो एक जो टोह लेने जा रहे हैं कि कांग्रेस कांगड़ा जो है कितना तैयार है। क्योंकि इस वक्त जो कांगड़ा सबसे बड़ा जो जिला है, 15 सीटें हैं, 15 में से 11 सीटें जो है वो इस वक्त भाजपा के पास है। तो सीधा से मतलब, और जो आम आदमी पार्टी है उसकी जो कल रैली है उसके लिए भी देखा जा रहा है कि एक रणनीति के तहत जो भाजपा ने ये ठीक 1 दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो रैली है कांगड़ा में की है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हिमाचल में जो भाजपा है और आम आदमी पार्टी है दोनों सक्रिय हैं और कांग्रेस इस पिक्चर से हालांकि अभी तक गायब है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस बार आम आदमी पार्टी जो है वो सीधी टक्कर देते हुए नजर आ रही है। पंजाब में चुनाव जीतने के बाद से आम आदमी पार्टी के जो मंसूबे हैं वो साफ हो चुके हैं कि अब हिमाचल में भी सरकार बनानी है और उसी को लेकर शायद बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती है कि 1 महीने के अंदर
शीर्ष नेता यानी कि जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो लगातार दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं बीजेपी के शीर्ष नेताओं की। जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा दबाव मैं पहले से शुरू से कहती आ रही हूँ, क्योंकि जो हिमाचल है, हिमाचल से राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद आते हैं, इसलिए एक बड़ा दबाव उनके ऊपर भी है। क्योंकि जब 4 जगह वो मिशन रिपीट करवा चुके हैं, तो हिमाचल में उनका वो गृह राज्य है, तो यहाँ पे मिशन रिपीट करवाना उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो जो उनको सीधी जो टक्कर है इस वक्त कांग्रेस से ना मिलती हुई, वो आम आदमी पार्टी से मिलती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी इस वक्त जो पंजाब इलेक्शन जीत कर पहुंची है, तो उनका ये मानना है कि हिमाचल में जो जनता है वो तीसरे विकल्प की तलाश में हो, वो तीसरा विकल्प जो है वो आम आदमी पार्टी उनके लिए लेकर आ रही है। हालांकि जनता इसे कितना स्वीकार करती है देखने वाली बात है, लेकिन जो आज की जो रैली है भाजपा की, वो सीधे तौर पे जो कल राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, उनकी रैली को कहीं ना कहीं प्रभावित करने के उद्देश्य से एक दिन ठीक पहले रखी गई है। और जो कल का दिन है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, 2 दिन के दौरे पर है वो, कल वो जब राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की जो रैली को संबोधित करेंगे, उस वक्त जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो लोगों की जो भाजपा के जो सेकंड लाइन के लीडर्स हैं, जो टिकट जो चाह रहे हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे बैठ के करेंगे, मंडल स्तर की बैठ के करेंगे। सीधा संकेत है कि आम आदमी की जो रैली है उसमें जो भाजपा के लोग हैं वो शिरकत ना कर पाए। लेकिन टीना जी, जिस तरीके से देखा जाए और समझने की कोशिश की जाए, कहीं ना कहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी को लेकर इस बार चिंतित होती नजर आ रही। जिस तरीके से अगर 17 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 17 में जो चिंता थी वो कांग्रेस को लेकर थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी को लेकर है, अगर समझने की कोशिश की जाए। क्योंकि पिछला अगर दौर उठा के देख लिया जाए, पिछले कुछ दिनों के पन्ने उठा के देख लिए जाए, तो जब जब आम आदमी पार्टी की रैली हुई है उसके आगे पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी की रैली जरूर होती हुई नजर आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तो कड़ा संकेत है कि भाई तैयार हो जाइए, आम आदमी पार्टी अब हिमाचल में भी हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रियव्रत, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि पिछले जो 4 उपचुनाव थे, जिनमें से एक लोकसभा का बड़ा उपचुनाव था, उसमें कांग्रेस ने जिस तरह सत्तारूढ़ दल को धूल चटाई थी, उससे लोगों में उनके जो कार्यकर्ताओं में वो मनोबल काफी ऊंचा था कि हम लोग सत्ता में आएंगे। और जो उनके जो कार्यकर्ता है वो काफी जोश से जो है जमीनी स्तर पर जुड़े हुए थे। लेकिन अभी देखने में आया जब से आम आदमी पार्टी आई है, तो जो ये कांग्रेस है, जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है, वो पिक्चर से गायब है। तो सीधे तौर पे जो आम आदमी पार्टी है वो भाजपा को टक्कर देती हुई नजर आ रही है, और भाजपा भी इसको हल्के में नहीं ले रही है। हालांकि उनके जो सारे लीडर्स है, बड़े नेता है, सब कह चुके हैं कि आम आदमी पार्टी से उन्हें किसी तरह का खतरा नहीं है और वो आम आदमी पार्टी को किसी तरह की चुनौती नहीं मानते हैं। लेकिन अगर आप इनके राजनीतिक समीकरण देखें, इनकी बैठकें देखें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा, उनकी हिमाचल में दूसरा दौरा है, जबकि बहुत कम वो दौरे करते हैं। पिछले सालों का अगर देखें तो बहुत कम वो अगर पारिवारिक फंक्शनों में आए भी हैं तो वो चुपके से आए हैं और चुपके से निकल गए हैं। लेकिन अभी देखने में आया है कि ठीक उनके रोड शो हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, तो भाजपा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से चिंतित नजर आ रही है, सीधी टक्कर वो मान रही है। क्योंकि उनका मानना है कि भाजपा भी कहीं ना कहीं जानती है कि हिमाचल की जो बेरोजगार युवा है, जो महंगाई से त्रस्त जनता है, वो कहीं ना कहीं तीसरा विकल्प को जगह दे सकती है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय भाजपा के लिए अभी इस वक्त फिलहाल आम आदमी पार्टी है। टीना जी, मानना है कि जिस तरीके से एक खिलाड़ी जो होता है उससे घरेलू पिच पर उससे उम्मीदें बढ़ जाती हैं, तो जेपी नड्डा हो गए या अनुराग ठाकुर जी हो गए, इनसे बीजेपी को काफ़ी कुछ उम्मीदें होंगी, क्योंकि आप घरेलू पिच पे तो अच्छा प्रदर्शन करेंगे ही करेंगे, ये साफ तौर पर है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, और यही जो दबाव है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को बार बार हिमाचल की ओर खींच रहा है। अगर आप अनुराग ठाकुर के दौरे देखें, केंद्रीय मंत्री के, वो भी लगातार अपनी संसदीय क्षेत्र में सक्रिय है, और जेपी नड्डा कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि हिमाचल अगर वो रिपीट नहीं कर पाते हैं तो ये एक बड़ा जो सवालिया जो निशान है उन पर लगेगा, उनकी जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर इस वक्त लगी है। क्योंकि अगर वो 4 राज्य मिशन रिपीट करवा सकते हैं तो हिमाचल उनका अपना गृह राज्य है। यहाँ की टोह लेना, यहाँ के लोगों के जो 6 महीने पहले विधानसभा चुनावों से उनकी जो सत्ता की तरफ जो रास्ता जाता है उसको साफ करना उनका जो दायित्व है वो सबसे ज्यादा बनता है। तो इस वक्त जो जेपी नड्डा है वो काफी सक्रिय है हिमाचल में, और वो लगातार बैठ के भी कर रहे हैं ताकि जो नाराज जो नेता है भाजपा के, वो कहीं आम आदमी पार्टी का दामन ना थाम ले। लेकिन कांग्रेस से बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस में भी इस समय भगदड़ मची हुई है अगर देखा जाए तो।
टीना जी, बिल्कुल कल ही एक पूर्व बिल्कुल। मंत्री को लेकर खबर आई थी, वो कह रहे थे कि हमें आम आदमी पार्टी शामिल होने के लिए ऑफर कर रही है, और जिस तरीके से 23 तारीख को ये रैली होने वाली है उसमें वो कह रहे थे कि ये रैली आपके लिए की जा रही है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं प्रियव्रत। सुधीर शर्मा एक बड़ा नाम है हिमाचल के राजनीति में। धर्मशाला से विधायक का जी। पिछला चुनाव वो लेकिन हार गए थे, पूर्व सरकार में मंत्री रहे हैं, शहरी विकास मंत्री रहे। उनको जो माना जा रहा है कि आम आदमी जो पार्टी है उनको हिमाचल में जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकती है और कांगड़ा पे बड़ा दाव खेल सकती है। अगर कांगड़ा में सुधीर शर्मा को आम आदमी पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बना पाएगी तो निश्चित तौर पर जो है ये वोट बैंक के ऊपर बड़ी सेंध वो लगा सकेगी, क्योंकि वो सीधी तौर पे कांग्रेस का वोट बैंक तो वो तो धक्का पहुंचाएगी, लेकिन आम आदमी ये जो भाजपा है उसको भी सीधे सीधे चुनौती देने की स्थिति में आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं उनकी सीट भी सुरक्षित मानी जा रही है इसी को लेकर, अगर वो आम आदमी पार्टी का दामन थामते हैं तो। टीना जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखने में आया है कि सुधीर शर्मा जो है पिछले जो विधानसभा चुनाव थे वो हार गए थे और उपचुनाव में उन्होंने लड़ने से मना कर दिया था। तो कांग्रेस के जो वहां के जो स्थानीय नेता हैं वो इस बात से उनसे काफी नाराज थे, रुष्ट थे, और इस बार जो उनका दावा था कि मैं धर्मशाला से चुनाव लड़ूंगा, और वो काफी सक्रिय भी हैं अपनी धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में, लगातार लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं। कोरोना के काल में उन्होंने काफी जो लोगों को जो सहायता है वो पहुंचाई। लेकिन जो कांग्रेस की जो अपनी अंदर के जो नेता है वो उनसे नाराज थे। उनका मानना था कि जब कांग्रेस को जरूरत थी तो सुधीर शर्मा ने पीठ दिखा दी थी। तो इस चीज को लेकर आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर सुधीर शर्मा को अपने साथ मिलाना चाहेगी, और सुधीर शर्मा के आने पर निश्चित तौर पर सुधीर शर्मा की ये जो सीट है वो तो लेके जाएगी, लेकिन उसके साथ देखने वाली बात है कि कांगड़ा में और कितनी सीटें वो ले जा पाएगी। बिल्कुल टीना जी, बिल्कुल टीना जी। जेपी नड्डा के दौरे पर आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे तमाम अपडेट्स और जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहाँ पर खबर एमपी के इंदौर से है, जहाँ प्रेमिका का अपने 2 दोस्तों के साथ अपहरण करने वाले युवक को पुलिस ने होटल से गिरफ्तार कर लिया है। लड़की का अपहरण कर युवक अपने साथ भगा ले गया था। जब पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथी को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ की तो साथी आरोपी ने पुलिस को गुमराह कर भोपाल जाने को बताया, लेकिन पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर इंदौर के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। आरोपी लड़की को लेकर 2 दिन से होटल में रुका हुआ था। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी ने जिस लड़की का अपहरण किया था वह उसकी प्रेमिका है और आरोपी उससे शादी भी कर चुका है, लेकिन फिलहाल में पुलिस ने अपहरण के जुर्म में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस लड़की के बयान दर्ज कर रही है और मामले की जांच में जुटी हुई है। कनाड़िया क्षेत्र में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें एक महिला जो कैटरिंग में काम करती हैं वो लौट रही थी और उनकी सहेली ने रिपोर्ट किया कि आ रही थी वो, तो उनको किसी ने रास्ता रोका और उनको उठा के ले गया। तो ये काफ़ी गंभीर किस्म की शिकायत थी। इस पर तत्काल अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया और वरिष्ठ अधिकारियों ने संज्ञान में लेकर इसमें जाँच शुरू की। जाँच के दौरान पता चला कि रितेश नाम का संदेही व्यक्ति है जिसके साथ इनका पहले भी संबंध रहा है, वो व्यक्ति के साथ ये गई हैं। फिर इसमें तलाश पुलिस की टीमों ने काफ़ी किया, उसके बाद इनको ढूंढने में सफलता मिली है, जिसमें अपनी अपहृता का पता चला। वो सुरक्षित हैं, ठीक है, उनका भी न्यायालय में बयान चल रहा है। और जो आरोपी है रितेश वो भी मिला है, उसको भी पुलिस ने पकड़ रहा है और इसमें इस तरह से मामला समाधान हुआ है। अब इस मामले में अपने पास 3 लोग मिले हैं, जो घटना में भी फरियादी के द्वारा 3 लोगों को बताया गया था, तो अभी इन पे कार्रवाई चल रही है। रितेश का पहले से भी कुछ रिकॉर्ड रहा है जिसकी जानकारी संबंधित थानों से ली जा रही है और इस मामले में भी उसके विरुद्ध अपहरण की धाराओं में कार्रवाई की गई है और उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इंदौर से हमारे संवाददाता राहुल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, अपडेट चाहेंगे आपसे इस मामले पर। जी प्रियव्रत, आपको बता दूं कि यहाँ इंदौर में एक अपहरण का मामला सामने आया है। 24 घंटे पहले एक युवती ने कनाड़िया थाना क्षेत्र में अपनी रिपोर्ट लिखाई थी कि हम जब हमारे काम से लौट रहे थे तो 3 युवक आए और मेरी सहेली को जबरदस्ती उठाकर अपहरण करके ले गए। चूंकि मामला गंभीर था तो पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अपहरण का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी करी। आरोपी का जो 3 अपहरणकर्ता थे उसमें मुख्य आरोपी का एक सहयोगी पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और पुलिस उसको रिमांड पर लेकर पूछताछ करती है। पूछताछ में वो पुलिस को गुमराह करता है कि ये दोनों लोग यहाँ से भोपाल की ओर निकले, परंतु पुलिस
मोबाइल ट्रेस करती है और मोबाइल ट्रेस से पुलिस को पता चलता है कि उन लोगों की लोकेशन इंदौर ही आ रही है। उसी को लेकर पुलिस एक होटल में छापा मारती है और छापा मारने के बाद ये दोनों को बरामद करती है। पुलिस के हत्थे अभी तीनों आरोपी चढ़ गए हैं और इनसे पूछताछ हो रही है। क्या कुछ और तार जुड़े हुए इससे मिल सकते हैं राहुल सिंह? यहाँ पर अभी आपको बता दें, युवती और युवक का पुराना रिश्ता रहा है और ये दोनों पहले भी संबंध में रह चुके हैं। और इसके साथ साथ इनके जो परिजन हैं आरोपीगण के, वो बता रहे हैं कि ये एक दूसरे से प्रेम संबंध में थे और ये एक दूसरे से शादी भी कर चुके हैं। चूंकि उसके बाद इनका कुछ मनमुटाव हुआ तो दोनों अलग रह रहे थे और उसके बाद आरोपी ने ये वाली हरकत करी है। लेकिन राहुल, जिस तरीके से पुलिस अब इसमें क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से क्योंकि अभी ये साफ नहीं हुआ कि पूरा मामला अपहरण का है या प्रेम विवाह का है। पुलिस इसी बात को लेकर अभी अपना बयान खुलकर नहीं दे रही है, क्योंकि युवती के बयान उनने दर्ज कर लिए हैं और युवती आज भी बयान थाने पर आकर देगी कि उसके साथ अपहरण हुआ था या फिर वो कोई और मामला था। चूंकि उसकी जो सहेली थी, ये दोनों युवतियां, मैं आपको बता दूं प्रियव्रत, ये दोनों युवतियां कैटरिंग में काम करती है और कैटरिंग में काम करने के बाद जब शाम को ये लौट रही थी तो ये तीनों युवकों ने आकर इनके साथ बदतमीजी करी और जबरदस्ती उठाकर ले गए एक युवती को, ऐसा उसकी सहेली का बोलना है। चूंकि पुलिस को ये मामला गंभीर लगा तो उन्होंने तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करी और कार्रवाई करके तीनों आरोपियों को थाने में लेकर आए। थाने में लेकर आने के बाद तीनों से पूछताछ जारी है। चूंकि अब ये देखना होगा कि ये मामला अपहरण का है या फिर आपसी सहमति का है। चूंकि युवती ने जो जानकारी दी थी उस हिसाब से पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए एनबी न्यूज। तो ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो उत्तराखंड में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खबर जेब खर्च का बोझ बढ़ा सकती है। जी हाँ, उत्तराखंड में एक बार फिर से किराया बढ़ोतरी की चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं, जिसकी जानकारी खुद उत्तराखंड परिवहन मंत्री ने दी है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि प्रदेश में वाहन स्वामियों ने किराया बढ़ोतरी की मांग की है। वाहन स्वामियों का कहना है कि लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल के दामों से आमदनी का स्तर गिरता जा रहा है। वहीं वाहन स्वामियों ने यह भी कहा कि विगत 2 सालों में कोरोना का जिस प्रकार से प्रकोप रहा है, इससे गाड़ी चालक काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। अब एक बार फिर व्यापारी पटरी पर लौट रहे हैं, लेकिन महंगाई लगातार व्यवसायियों की कमर तोड़ रखी है, जिसको लेकर तमाम वाहन स्वामियों ने किराया बढ़ोतरी की बात की है। वहीं तमाम मांगों को ध्यान में रखते हुए परिवहन मंत्री चंदन रामदास का कहना है कि किराया बढ़ोतरी की मांग पर गौर करके शासन स्तर से कुछ चर्चा की जाएगी और कुछ उचित निर्णय लिया जाएगा। साथ ही आम जनमानस को किराया बढ़ोतरी से परेशानी का सामना न करना पड़े, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। देखिए, वाहन स्वामियों द्वारा लगातार किराए बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। सब जानते हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम इस बीच बढ़े हैं, तो और कई वर्षों से किराए भी नहीं बढ़ा है। मगर अभी जो चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, उसमें हमने एक कमेटी बनाई हुई है, 5 अधिकारियों की कमेटी बनाई है। उसकी रिपोर्ट आएगी, फिर एसटी की बैठक में उसको हम रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के बाद कोई ऐसा निर्णय लेंगे कि यात्रियों को भी उसका बोझ न पड़े और जो हमारे जो वाहन स्वामी हैं उनको भी इतना नुकसान न हो। दोनों को बैलेंस बना के हम लोग निर्णय लेंगे ताकि चारधाम यात्रा सुव्यवस्थित चल सके। तो उत्तराखंड पर्यटन का क्षेत्र है और यहाँ पर हर साल हजारों या लाखों संख्या में पर्यटन यहाँ घूमने को आते हैं, लेकिन इस बार महंगाई की मार उनकी जेब खर्च बढ़ा सकती है, क्योंकि अब वाहन स्वामियों की मांग है कि पेट्रोल डीजल में जिस तरीके से दाम बढ़ गए हैं, उससे कहीं ना कहीं उनको अपना भरण पोषण करना भी मुश्किल पड़ रहा है। साथ ही इसको लेकर जिस तरीके से अब उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अब किराया बढ़ाया जा सकता है। कोरोना के बाद जो व्यापारी हैं उन पर
महंगाई की मार पड़ी है, तो महंगाई के मार के चलते लगातार अब उत्तराखंड में सफ़र करना महंगा होगा, क्योंकि पर्यटन का जिस तरीके से क्षेत्र कहा जाता है उत्तराखंड में अब मंत्री चंद्र रामदास का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस पर उचित विषय पर चर्चा की जाएगी और जो भी अहम निर्णय होगा वो जनता के हितों के साथ साथ व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बात की जाएगी और इसी पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के बाद महंगाई की मार हुई है, तो तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ अमित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, जिस तरीके से उत्तराखंड में अब सफर क्या महंगा हो जाएगा? प्रियव्रत, आपको बता दूं कि उत्तराखंड में अब जो यहाँ पर गाड़ियों का किराया वो बढ़ने जा रहा है। उसके संकेत यहाँ पर जो यहाँ परिवहन मंत्री हैं चंद्र रामदास, उनकी तरफ से दे दिए गए हैं। अभी हालांकि ये आदेश, सरकारी आदेश नहीं आया है कि कब से यहाँ पर किराया बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर वाहन स्वामी के द्वारा एक कैबिनेट जो मंत्री है चंद्र रामदास, उनके साथ बैठक की जाती है और सभी यहाँ पर जो वाहन स्वामी उनकी तरफ से आग्रह किया जाता है कि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिस किराए के साथ वो अभी तक यहाँ पर सवारियों को ढो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें हो रही हैं। इसलिए यहाँ पर किराया बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि महंगाई का दौर लगातार बढ़ते जा रहा है और माल ढुलाई का लगातार जिस तरीके से यहाँ पर किराया भी सीमित है, उससे कहीं ना कहीं उनको घाटा हो रहा है। कोरोना काल भी इसकी एक वजह बताई जा सकती है कि लगातार घाटे के दौर पे कहीं ना कहीं वाहन स्वामी है, उसको लेकर के डेलीगेशन ने मुलाकात की थी यहाँ परिवहन मंत्री से और कहीं ना कहीं एक संकेत दिए हैं यहाँ पर परिवहन मंत्री ने कि किराया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कितना किराया बढ़ाया जाएगा, किस हिसाब से यहाँ पर किन गाड़ियों को बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, ये हालांकि अभी डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ी खबर यह है कि यहाँ पर जो सवारियां हैं, जो गाड़ी में सवारी करते हैं, जो आना जाना करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जेब भारी पड़ने वाली है और किराया यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन अभी जिस तरीके से महंगाई के बाद पहले कोरोना आया, फिर महंगाई आई और उसके बाद इसी महंगाई के दौर में अब जो आम मर्रा के लोग हैं, जरूरी जो डेली आने जाने अप डाउन करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर एक बार फिर से ये महंगाई की मार अब किराए के रूप में झेलने को मिलेगी। क्या जनता इसके लिए तैयार है? क्योंकि पहले कोरोना ने तमाम चीज़ें बिगाड़ दी और उसके बाद अब महंगाई और उसके बाद अब ये किराया एक बार फिर से जेब पर बोझ बढ़ेगा। जी प्रियांशु, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह की बात की जाए प्रियव्रत, जनता की बात करें, जनता हालांकि कभी किसी चीज तैयार नहीं होती है, जबरदस्ती उनके ऊपर चीजें थोपी जाती हैं। महंगाई की बात करें, लगातार महंगाई बढ़ रही है। कोरोना जब यहाँ पर आया, जिस तरीके से माहौल हम सबने देखा, कोरोना में क्या हालत यहाँ पर आम जनता की हुई, अब लगातार महंगाई लगातार बढ़ रही है। साग सब्जी की बात करें, यहाँ पर तेल की बात की जाए, पेट्रोल डीजल की बात की जाए, जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी का वैसे ही जीना मुश्किल है। हम लगातार लोगों के बीच में जाते हैं, महंगाई को लेकर के जो घरेलू महिलाएं हैं वो काफी परेशान दिखाई देती हैं, क्योंकि कमाने वालों की जो आय है वो सीमित है और महंगाई दिन दुगनी रात चौगनी लगातार बढ़ती जा रही है। उसको लेकर के दिक्कतें हैं। लोग लगातार सरकार से गुहार कर रहे हैं कि इस पे कोई कार्रवाई की जाए। महंगाई लगातार जो बढ़ रही है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं उन पे कहीं ना कहीं जो यहाँ पर मूल्यों की वृद्धि हो रही है, उन पे कहीं कमी की जाए। अब जिस तरीके से यहाँ पर चंद्र रामदास की तरफ इशारा किया गया कि किराया बढ़ोतरी की जाएगी, जो रोजमर्रा के काम जो होते हैं और लोग जो यहाँ पर सफर करते हैं उनके लिए खासी दिक्कतें हैं, क्योंकि आय का साधन सीमित है और लगातार खर्चे जो है बढ़ रहे हैं। उसको लेकर आम जनता यहाँ पर परेशान नजर आ रही है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए साथ ही आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित। जम्मू कश्मीर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। हाल ही में हुई मुठभेड़ में सेना द्वारा कुल 5 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। इसमें 2 लश्कर आतंकी बताए जा रहे हैं, तो 3 स्थानीय दहशतगर्द भी शामिल हैं। उस लिस्ट में लश्कर का कमांडर यूसुफ कंतारू भी शामिल है। यूसुफ के अलावा फजल, हिलाल, उस्मान, फैजान को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इससे पहले आईजीपी कश्मीर ने बताया कि बारामुल्ला एनकाउंटर में लश्कर का टॉप आतंकी कमांडर यूसुफ कंतारू मारा गया है। वह हाल ही में बड़गांव जिले के जम्मू कश्मीर पुलिस और एसपीओ और उसके भाई और एक सैनिक और एक नागरिक की हत्या समेत नागरिकों और सुरक्षा बलों की कई हत्याओं में शामिल था। उन्होंने इसे एक बड़ी सफलता बताया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि वह मुठभेड़ मालवा इलाके में चल रही थी।
यहाँ शुरुआत में 3 सैनिकों की चोट आई है, हालांकि बाद में ऑपरेशन में तेजी आई और फिर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। एक अकेले एनकाउंटर में 5 आतंकियों को मार गिराया है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिनों बाद जम्मू कश्मीर का दौरा है, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर सामने आई है कि सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया है। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ। रविंद्र, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जिस तरीके से पीएम मोदी के दौरे से पहले ये बड़ी खबर सामने आई है कि 2 लश्कर के आतंकी के साथ 3 स्थानीय दहशतगर्दों को ढेर किया गया है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बलों के हाथ लगी है, क्योंकि जिस प्रकार से जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उन्होंने कहा था कि हम शांति को खरीदेंगे नहीं, हम स्थापित करेंगे। तो उनका इशारा साफ था कि हम आतंकियों को किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। और उसके बाद उन्होंने देखा जाए तो आतंकियों के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है और कल भी एक एनकाउंटर में 5 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें एक माइनर आतंकी भी है जिसकी उम्र 17 साल थी, वो भी इस एनकाउंटर में मारा गया है। 2 पाकिस्तानी आतंकी और 3 स्थानीय आतंकी हैं जिनको ढेर किया गया है और लगातार आतंकियों के ऊपर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। आज सुबह भी जम्मू के सुंजमा का इलाका, जाफराबाद इलाका है, वहां पर भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो है वो चल रही है, जिसमें सीआईएसएफ का एक जवान शहीद हुआ है और कहा जाए तो एक आतंकी जो है उसके मारे जाने की खबर भी आ रही है। एनकाउंटर अभी भी लगातार जारी है, पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है, हाईवे जो है उसको बंद कर दिया गया है। जो जम्मू से कटरा और श्रीनगर को जोड़ता है उस हाईवे पर मूवमेंट कम कर दी गई है। और वहीं इंटरनेट सेवा भी, मैं प्रियदर्शन बता दूं कि उस इंटरनेट सेवा को भी बाधित कर दिया गया है ताकि जो अफवाहें हैं वो ना फैले। तो इसको लेकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले 2 दिन पहले ही आतंकियों ने जम्मू को टारगेट किया है, लेकिन सुरक्षा बलों की अगर बात करें तो पूरी तरह से सुरक्षा बल जो है वो मुस्तैद है, जिसके चलते आतंकियों के साथ अब आमना सामना चल रहा है, जिसमें एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। प्रियदर्शन। रविंद्र, बिल्कुल, तमाम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजधानी लाइव में आज के लिए फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।